Assalamu alaikum students. We are going to start a third chapter named demand. First, I will explain the meaning of demand. A desire which is accompanied by willingness and power to purchase is called demand. So, the demand means need or desires for commodities and services when we have purchasing power and will to purchase. Okay, by purchasing power we means money, and we have many desires, but these desires can change into demand if we have money to buy them. Okay, and therefore there are three conditions for demand. First is will to purchase, second is power to purchase, and the third one is prices of goods. Okay, as demand is always at a specific price, so a strong relationship develop between the demand and the prices. If we go in the market, we will buy more at low price and buy less at the higher prices. So demand can be defined as demand is the quantity of good that buyer want to purchase at different prices. ठीक है, जैसे इंसान की बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, वो सारी और बहुत सारी उसकी नीड्स होती हैं, उसके वो डिज़ायर और वो नीड्स जो हैं वो डिमांड में कन्वर्ट तब हो जाती हैं जब ये तीन कंडीशंस जो हैं ये फुलफ़िल हो रही होती हैं. एक पावर टू परचेज़, यानी आपके पास ख़रीदने की क़ुव्वत हो इन टर्म्स ऑफ मनी, कि आपके पास इनफ मनी हो अपनी उस डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए. और दूसरी विल टू परचेज़. कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास परचेजिंग पावर तो होती है, मनी तो होती है, लेकिन आपके अंदर विल नहीं होती, आपका इरादा नहीं होता चीज़ को परचेज़ करने का. सो जब तक ये दोनों चीज़ें मिलती नहीं हैं उस वक्त तक वो डिज़ायर आपकी डिमांड नहीं बनती है. ठीक है. और फिर तीसरी चीज़ ये है कि जो भी आप अपनी वांट फुलफ़िल करना चाहते हैं, जो भी आप अपनी गुड परचेज़ करना चाहते हैं, वो मार्केट पर मुख्तलिफ़ प्राइसेस के ऊपर अवेलेबल होती है. तो आपको प्राइसेस की नो हाउ भी होनी चाहिए, तब आपको अंदाज़ा होगा कि जितनी मनी आपके पास है, आपका इरादा भी है ख़रीदने का, तो क्या वो प्राइस जो है वो आपके पास जो मनी है उसके साथ मैच कर रही है. आप उस परचेजिंग पावर में रहते हुए या उस मनी के साथ आप अपनी इस वांट को या अपनी इस डिज़ायर को फुलफ़िल कर सकते हो, तो तब वो आपकी डिमांड बन जाती है. ठीक है. सो आपकी जो प्राइस है उसका आपकी डिमांड के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है. आपने ये चीज़ जनरली भी नोट की होगी कि जो चीज़ आपको लो प्राइस पर मिल रही होती है, आप उसकी ज़्यादा क्वांटिटी परचेज़ कर सकते हैं. और जब वही चीज़ आपको थोड़ी ज़्यादा प्राइस के ऊपर अवेलेबल होती है, तो फिर आप उसकी कम क्वांटिटी परचेज़ करते हैं. ठीक है. यानी जब प्राइस लो होती है तो आप गुड की क्वांटिटी ज़्यादा परचेज़ करते हैं, मीन्स आपकी डिमांड ज़्यादा होती है. और जब वो हाई प्राइस के ऊपर अवेलेबल होती है तो आप उसकी कम क्वांटिटी डिमांड करते हो, यानी डिमांड आपकी कम होती है. ठीक है. तो इस तरीके से हम डिमांड को इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट बायर्स वांट टू परचेज़ एट डिफरेंट प्राइसेस. यानी किसी भी चीज़ की वो क्वांटिटी जो एक बायर जो है वो डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर परचेज़ करने के लिए तैयार हो जाता है, वो उसकी डिमांड कहलाती है. राइट. नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ लॉ ऑफ डिमांड. Other things remaining the same, if price of certain good rises, then quantity demanded falls, and if price fall, then the quantity demanded increases. Okay, this shows that the quantity demand is a function of प्राइस. यानी आपको पहले भी बताया कि आपकी डिमांड और आपकी प्राइस के दरमियान में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है. ठीक है. आपकी प्राइसेस के अकॉर्डिंगली आपकी डिमांड का पैटर्न जो है वो चेंज होता है. जब किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ कर जाती है तो आप उसकी डिमांड को कम कर देते हो, यानी प्राइस इंक्रीज़ होने से डिमांड फॉल कर जाती है. और दूसरी तरफ जब किसी चीज़ की प्राइस कम हो जाती है तो आप उसकी डिमांड को इंक्रीज़ कर देते हो, यानी उसकी ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करते हो. तो यहाँ से अगर देखा जाए तो प्राइस और डिमांड के दरमियान में इनवर्स रिलेशनशिप है कि प्राइस ऊपर जाती है तो डिमांड नीचे आती है, और जब प्राइस नीचे आती है तो डिमांड ऊपर जाती है. यही जो इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप है, इसी को हम लॉ ऑफ डिमांड का नाम देते हैं. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी, जो वर्ड आया था अदर थिंग्स रिमेनिंग द
सेम। इकोनॉमिक्स के अंदर हम जो भी लॉज या जो भी हम थेरीज पढ़ते हैं वो कंडीशनल होती हैं, वो सर्टन कंडीशन में ही एप्लीकेबल होती हैं या वो ट्रू होती हैं। अदर देन दीज कंडीशन आपकी वो लॉ या वो थेरी जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती या वो गलत साबित हो सकती है। ठीक है, तो ये जो है अदर थिंग रिमेनिंग द सेम या अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट मींस दैट सर्टेन फैक्टर आर एज्यूम टू बी कांस्टेंट। यानी इस लॉ के लिए हमने कुछ फैक्टर्स को इस लॉ के अंदर हमने कांस्टेंट यानी सेम एज्यूम किया है कि उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। वैसे रियल लाइफ के अंदर उन फैक्टर्स के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, लेकिन इस लॉ के लिए या इस लॉ ऑफ डिमांड के लिए हमने उनको एज्यूम कर लिया है कि ये सेम है। तो इनको हम कहते हैं अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, एंड दीज आर फर्स्ट इज कंज्यूमर्स इनकम मस्ट नॉट चेंज। सबसे पहली चीज़ कि कंज्यूमर की इनकम में कोई तब्दीली नहीं आएगी, तब ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल होगा या ये ट्रू होगा कि अगर इनकम चेंज हो जाती है तो इनकम इंक्रीज़ हो जाने की वजह से अगर प्राइसेस इंक्रीज़ भी हो जाएंगी तो आप उसकी डिमांड को कम नहीं करोगे क्योंकि अब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, आप ज़्यादा प्राइस के ऊपर भी उस चीज़ की ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड कर सकते हो। ठीक है, तो ये लॉ आपका जो है वो वहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। इस वजह से हम इस लॉ में ये एज्यूम कर लेते हैं कि कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं होती है। सेकेंड चीज़ है प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड डू नॉट चेंज। यानी कुछ गुड एक दूसरे का सब्सिट्यूट होती हैं, एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही होती है, सब्सिट्यूट होती हैं या कम्प्लीमेंट होती हैं। ठीक है, तो उनकी प्राइसेस भी चेंज नहीं होंगी। अगर प्राइस सब्सिट्यूट गुड होती है जो एक दूसरे का मुतबादिल होती हैं, अगर आपको एक चीज़ अवेलेबल नहीं होती तो आप उसका सब्सिट्यूट ले लेते हो, वो भी आपकी उसी ज़रूरत को फुलफ़िल कर मुकम्मल कर देता है। जिस तरह से चाय और कॉफ़ी एक दूसरे का सब्सिट्यूट है, वीट और राइस एक दूसरे का सब्सिट्यूट है, तो ऐसी सूरत में हम ये एज्यूम कर लेते हैं इस्लाम में कि जो सब्सिट्यूट गुड है उसकी प्राइस के अंदर भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। तब हमारा ये लॉ जो है वो ट्रू होगा कि अगर सब्सिट्यूट गुड की प्राइस चेंज हो जाती है तो फिर आप क्या करते हो कि ओरिजिनल गुड जो है, जैसे वीट और राइस हैं एक दूसरे का सब्सिट्यूट है ना, अगर वीट की प्राइस इंक्रीज़ कर जाती है और जो राइस हैं उनकी प्राइसेस के अंदर कमी हो जाती है या चेंज नहीं होती, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि आप वीट को छोड़ के उसकी जगह पे राइस जो है वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वीट की जो ये लॉ जो है इसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ जो है वो भी ठीक नहीं होती। इस वजह से हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि रिलेटेड गुड चाहे वो सब्सिट्यूट हैं या कम्प्लीमेंट हैं, उनकी प्राइसेस के अंदर चेंज नहीं आएगा। थर्ड इज़ नो चेंज इन द टेस्ट एंड फैशन। जो चीज़ आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग होती है या फैशन के अंदर इन होती है, वो हाई प्राइस के ऊपर जाकर भी आप उसकी ज़्यादा क्वांटिटी ही डिमांड करते हो, तो ऐसी सूरत में भी ये लॉ जो है आपका गलत साबित हो जाता है। इस वजह से इस लॉ के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि ना टेस्ट चेंज हो रहा है ना ही फैशन चेंज हो रहा है। ठीक, पॉपुलेशन रिमेन द सेम। जो कंज्यूमर हैं वो क्या हैं, वो यही पॉपुलेशन है आपकी। अगर पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज़ आ जाता है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर जाती है, खाने वालों की तादाद ज़्यादा हो जाती है, तो उससे भी आपका जो प्राइसेस और वो जो डिमांड है उसके अंदर डिमांड के अंदर चेंज आ जाता है कि अब आपके पास खाने वालों की तादाद ज़्यादा हो गई है, कंज्यूम करने वालों की तादाद ज़्यादा हो गई है, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करोगे उसी सेम प्राइस के ऊपर रहते हुए, या प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है तब भी ज़्यादा डिमांड करोगे क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर गई है, तो ये लॉ गलत हो जाएगा। इस वजह से हम इस लॉ के लिए ये एज्यूम कर लेते हैं कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो भी सेम रहेगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ये होती है कभी हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इन फ्यूचर इस चीज़ की प्राइस ने इंक्रीज़ कर जाना है, तो हम पहले से उसकी क्वांटिटी ज़्यादा परचेज़ करके अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, और इस करंट सिचुएशन पे लो प्राइस के ऊपर रहते हुए भी उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। इस वजह से हम इसमें ये एज्यूम कर लेते हैं कि आपकी फ्यूचर जो एक्सपेक्टेशन है उनके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। एंड नो चेंज इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई होती है कि आपकी कंट्री के अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ मनी इस वक्त सर्कुलेशन में है या मौजूद है, वो आपकी मनी सप्लाई होती है। तो इस लॉ की एक एजम्पशन ये भी है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि मनी सप्लाई के अंदर भी कोई चेंज नहीं आ रहा, क्वांटिटी ऑफ मनी आपकी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं हो रही। ठीक है, जब ये सारे फैक्टर सेम रहेंगे, इनके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा होगा, तो जब प्राइस इंक्रीज़ करेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और जब प्राइस कम होगी तो डिमांड आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, और इसी को हम कहेंगे कि ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड है। ठीक है, इसको अब हम एक डायग्राम से और एक टेबल से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। डिमांड शेड्यूल represent the different quantity demanded of a commodity at alternate prices। यानी ये जो आपके सामने डिमांड शेड्यूल है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर आप कितनी क्वांटिटी किसी एक गुड की
परचेज़ करते हो या डिमांड करते हो उसको शो कर रहा है। ठीक है, इसमें अगर आप देखो तो फर्स्ट कॉलम में आपको प्राइसेस गिवन है, पर यूनिट प्राइसेस हैं, और सेकंड कॉलम में आपको क्वांटिटी गिवन है। अब देखो फर्स्ट में आपके पास जो प्राइस गिवन है 10 के ऊपर आप कितनी क्वांटिटी 50 यूनिट आप उसकी डिमांड कर रहे हो। अब देखो प्राइस के अंदर जो ट्रेंड है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड है, प्राइस आपकी फॉल कर जाती है, 10 से कम होकर 8 पे चली जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखो जब प्राइस कम हो गई है, अब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, अब आप क्या करोगे कि आप पहले के मुकाबले में ज़्यादा क्वांटिटी उस गुड की डिमांड करोगे। ठीक है, आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो 50 से इंक्रीज़ होकर 60 पे चली जाती है। इसी तरीके से जब प्राइस आपकी और इंक्रीज़ करती है, 6 पे जाती है या 4 पे चली जाती है, तो दूसरी तरफ आपकी डिमांड में इंक्रीज़ आ जाता है, वो 70 से 80 पे चली जाती है। और इसी टेबल में जो आपकी लोएस्ट प्राइस है वो 2 है, 2 के ऊपर डिमांड आपकी हाईएस्ट है यानी 90 है। तो ये टेबल क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे आपकी प्राइस फॉल कर रही है, आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, और ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड है। ठीक, इसी चीज़ को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करना चाहें तो ये ग्राफ आपके सामने जो है, इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस पे ऊपर क्वांटिटी डिमांड है, इसी टेबल में जो क्वांटिटी आपको गिवन है उसको हमने प्लॉट किया है एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस के ऊपर हम हमेशा प्राइस लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम एक एक इसका यूनिट लेके हमने इसको ग्राफ इसका ड्रॉ किया है, यानी 10 की प्राइस के ऊपर आपकी क्वांटिटी डिमांड 50 है। यहाँ से आपके पास फर्स्ट पॉइंट आ जाता है डी डिमांड कर्व का। फिर सेकंड आपके पास 8 प्राइस के ऊपर 60 क्वांटिटी डिमांडेड है, यानी वाई एक्सेस पर से आपने 8 और इधर से आपने मैच किया एक्स एक्सेस पर से 60 को, ये सेकंड पॉइंट आपके पास आ जाता है डिमांड कर्व का। इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ पॉइंट, और फिर लास्ट पे आपने प्राइस 2 और आपकी क्वांटिटी डिमांड जो हाईएस्ट है 90 ये ली है। इन सारे पॉइंट्स को, पांचों पॉइंट्स को जब आपने ज्वाइन किया तो ये डी आपके पास डिमांड कर्व आता है, विच इज़ नेगेटिवली स्लोप कर्व। इसका स्लोप आपका नेगेटिव है, ये फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड मूव करता है, और इसकी ये डाउनवर्ड मूवमेंट या इसका जो नेगेटिव स्लोप है वो ये शो करता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप है। देयर इज़ नेगेटिव एंड इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। व्हेनेवर प्राइस फॉल क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेज, एंड व्हेन price increase quantity demand also falls, and this is called the law of demand, right? Okay, and there is another topic, last topic, factors affecting demand। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर तो हमने ये चीज़ एक्सप्लेन की कि हमारी जो प्राइसेस हैं वो डिमांड को इफ़ेक्ट करती हैं, प्राइसेस की वजह से डिमांड चेंज हो जाती है। बट देयर आर अ नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स विच इफ़ेक्ट क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। These factors are taste, first the taste and fashion। ठीक, कि जब जो चीज़ आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग होती है या फैशन के अकॉर्डिंग होती है वो आपकी डिमांड को इफ़ेक्ट करती है। जो चीज़ फैशन में इन है आप उसकी डिमांड को इंक्रीज़ कर देते हो, हाई प्राइस के ऊपर भी आप उसकी डिमांड इंक्रीज़ कर देते हैं क्योंकि वो चीज़ फैशन में इन है, आपने उसको यूज़ करना है। ठीक है, और जो चीज़ें आउट ऑफ फैशन हो जाती हैं वो चाहे आपको कितनी ही लो प्राइस के ऊपर अवेलेबल हों, आप उनकी डिमांड के अंदर इंक्रीज़ नहीं लाते। सो आपकी डिमांड को इफ़ेक्ट करता है आपका टेस्ट और आपका फैशन। टेस्ट यानी जो चीज़ आपकी पसंद के मुताबिक है, चाहे वो महंगी आपको मिल रही है, आपको पसंद है, आप उसको परचेज़ करोगे, और जो चीज़ आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, आप उसे ना पसंद करते हैं, वो जितनी भी आपको लो प्राइस पे मिलेगी आप उसे परचेज़ नहीं करेंगे। ठीक, एंड सेकंड फैक्टर इज़ इनकम। इनकम भी आपकी किसी भी चीज़ की क्वांटिटी डिमांड को इफ़ेक्ट करती है। जब आपकी इनकम इंक्रीज़ हो जाती है तो आप बहुत सी गुड्स की डिमांड को इंक्रीज़ कर देते हो। ठीक है, और जब आपकी इनकम कम हो जाती है तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी डिमांड में से निकल जाती हैं। यानी ये इनकम इंक्रीज़ हो जाने की वजह से कुछ वो वाली चीज़ें भी अब आपकी डिमांड में आ जाती हैं, आप उनकी भी डिमांड करने लगते हो जो पहले आपके बजट में नहीं आ रही होती क्योंकि आपके पास इनफ इनकम नहीं होती। इनकम इंक्रीज़ हो जाने की वजह से अब आपकी रेंज में आ गई है उनकी प्राइस भी, तो आप उनको भी परचेज़ कर सकते हो। सो उन गुड्स की डिमांड जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। थर्ड वन इज़ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन भी आपकी डिमांड को इफ़ेक्ट करती है। जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ों की डिमांड उसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाती है, जिनमें फूड आइटम्स हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाती है, जिसमें हाउसिंग भी आ जाता है। कि जब पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल माइग्रेट करती है, टाउन से लोग सिटीज़ की तरफ मूव करके आते हैं, तो सिटीज़ के अंदर जो है वो हाउसेज़ की डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ फैक्टर आपका है प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स। इस चीज़ को, इसकी एजम्पशन
में भी मैंने एक्सप्लेन किया, कुछ गुड्स एक दूसरे का सब्सिट्यूट होती हैं, कुछ एक दूसरे का कम्प्लीमेंट होती हैं। सब्सिट्यूट गुड्स होती हैं जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल हो जाती हैं, ठीक है। जब आप जो गुड आप यूज़ कर रहे हो उसकी उसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन उसका जो सब्सिट्यूट है उसकी प्राइस अगर कम हो जाती है तो अब आपके वो ओरिजिनल गुड के मुकाबले में सब्सिट्यूट सस्ता हो गया है, तो आप ओरिजिनल गुड को छोड़ के उसका सब्सिट्यूट जो है उसकी डिमांड को इंक्रीज़ कर देते हो, ठीक है। इसी तरीके से जो गुड एक दूसरे का कम्प्लीमेंट होती हैं, कम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ इस्तेमाल होती हैं, ठीक। जैसे बैट के साथ बॉल यूज़ होती है, ठीक है। हॉकी जो रैकेट के साथ शटल यूज़ होती है, पेन के साथ इंक यूज़ होती है, या कार के साथ पेट्रोल यूज़ होता है। अब इन दोनों में से जब किसी एक चीज़ की प्राइस में इंक्रीज़ आएगा तो ऑब्वियसली उसका इफ़ेक्ट जो है वो दूसरे की डिमांड के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। जैसे जब पेन की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ करती है तो उसका इफ़ेक्ट उसकी इंक के ऊपर भी पड़ेगा कि पेन चूँकि एक्सपेंसिव हो गया है, लोग उसकी डिमांड कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इंक की डिमांड जो है वो भी कम हो जाएगी, ऑल्दो इंक की प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो ये प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स जो है वो भी आपकी डिमांड को अफेक्ट करता है। फिर एक्सपेक्टेशंस है। एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि कभी ऐसा होता है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि फ्यूचर में किसी चीज़ की प्राइस ने इंक्रीज़ हो जाना होता है, तो हम करंटली उसकी डिमांड को इंक्रीज़ कर देते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी परचेज़ करके अपने पास रख लेते हैं। जैसे पाकिस्तान में तो ये केस बहुत कॉमन है कि हमें पता होता है कि रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि रमज़ान की वजह से उनकी प्राइसेस को वो इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम रमज़ान शुरू होने से पहले उन चीज़ों की ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो परचेज़ करके रमज़ान के महीने के लिए अपने पास रख लेते हैं, तो करंटली उन चीज़ों की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इंक्रीज़ आना है, तो इस एक्सपेक्टेशन की वजह से आपकी डिमांड जो है वो भी इफ़ेक्ट होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। फिर क्वांटिटी ऑफ मनी है। क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो भी आपकी डिमांड को इफ़ेक्ट करती है कि क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज़ हो जाने की वजह से प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाती हैं, वो प्राइसेस का इंक्रीज़ जो है उसकी इफ़ेक्ट जो है वो डिमांड के ऊपर पड़ता है और डिमांड जो है वो कम हो जाती है। फिर क्लाइमेट कंडीशन या वेदर कंडीशन है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समर में इस्तेमाल होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो विंटर में यूज़ हो रही होती हैं, तो जो चीज़ें समर में इस्तेमाल होने वाली होती हैं, समर में उनकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, विंटर में कम हो जाती है, और जो चीज़ें विंटर में यूज़ हो रही होती हैं उनकी डिमांड विंटर में इंक्रीज़ कर जाती है और समर में कम हो जाती है। जैसे वूलन क्लॉथ्स हैं, स्वेटर्स हैं, उनकी डिमांड विंटर में इंक्रीज़ कर जाती है, समर में फॉल कर जाती है, ठीक है। इसी तरीके से आइस और कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं उनकी डिमांड समर में इंक्रीज़ कर जाती है, विंटर में फॉल कर जाती है, ठीक हो गया। एंड अनदर फैक्टर विच अफेक्ट क्वांटिटी डिमांड इज़ स्टैंडर्ड ऑफ गुड, ठीक। कि जब किसी गुड की क्वालिटी इम्प्रूव कर जाती है तो लोग उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं कि अब इसका स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव हो गया है, ये अच्छी क्वालिटी में ये चीज़ आ रही है, पहले से बेहतर हो गई है इसकी क्वालिटी, तो उसकी डिमांड को वो इंक्रीज़ कर देते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ जो आप यूज़ कर रहे होते हो, सडनली आप ये देखते हो कि अब इसकी वो क्वालिटी नहीं रही है या इसका वो स्टैंडर्ड नहीं रहा जो पहले होता था, तो फिर आप उसकी डिमांड जो है वो कम कर देते हो, ठीक। ये कुछ फैक्टर्स हैं, इसके अलावा भी और फैक्टर हैं जो डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन ये मेन फैक्टर हैं जिनकी वजह से किसी भी चीज़ की डिमांड जो है वो कम या ज़्यादा होती है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें जो कोई भी आपकी कन्फ्यूजन होगी इंशाल्लाह हम अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।